हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर आपका जो टॉपिक होगा, ये टॉपिक तो बहुत ही छोटा है, लेकिन हर बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। और कुछ नहीं, 3-4 फैक्ट पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको समझाया जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं, यही क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन को अभी हम करेंगे। आपको लगेगा हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चाहे वो आईएएस में आए हुआ हो, चाहे वो पीसीएस में आए हुए हों। तो चलते हैं, यहाँ पर छोटा सी टॉपिक है, चलते हैं पढ़ लेते हैं। जो लोग नए होंगे उनको बता देना चाहता हूँ, जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ये सब कंप्लीट हो चुका है। वीडियो भी आपका, पीडीएफ भी, टेलीग्राम पे पीडीएफ पड़ा है, चैनल पे वीडियो पड़ा है। जाकर आप हैंड रिटन नोट्स में सब है, जाके आप कम समय में सब कुछ रिवीजन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है नोट्स को कम समय में सबसे ज्यादा बार रिवीजन करना। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना भी आपके सक्सेस का चांस बढ़ जाता है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। हाँ, उन बच्चों को बताना चाहता हूँ, जो लोग क्यूज करना चाहते हैं, जो आई दृष्टि नहीं आई है, उनको टेलीग्राम पर क्यूज मिल जाएगा फ्री आपका। और सभी लोग पैसा लेते हैं, हमारे चैनल पर सब कुछ आपके लिए फ्री है। सिर्फ आप सब सिलेक्शन दीजिए, सब कुछ मैं आपको फ्री करवाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बेनिफिट इसका क्या होता है। बायो फर्टिलाइजर मतलब सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं से युक्त ये खाद होती है। देखते नहीं, हमेशा जो केचुए से वर्मी कंपोस्ट ये सब बनाए जाते हैं, वो सूक्ष्म जीवों से बनाए जाते हैं। ठीक है, पर्यावरण के लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, पर्यावरण हितैषी होते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धता में वृद्धि करते हैं। जो अभी नाइट्रोजन और फास्फोरस देखते होंगे आप, एनपीके ये सब देखते होंगे, ये सब बाहर से भी लेते हैं। ठीक है, जो बाहर से लेते हैं वो थोड़ा सा खेतों के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। क्यों? क्योंकि उसको डालते ही जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, केचुआ होते हैं, बहुत बहुत सी चीजें होती है जो फसलों के लिए अच्छी होती है, वो भी मर जाते हैं। ठीक है, खेतों की लाभकारी सूक्ष्म जीवों में वृद्धि होती है। इसको डालने से क्या होता है, बहुत ज्यादा खेतों में जीव, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो खेतों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, वो उनकी वृद्धि हो जाती है। तो ये बेनिफिट था, मतलब उसका इम्पोर्टेंस था जो बायो फर्टिलाइजर का। ठीक है, अब चलते हैं, हम फैक्ट देखते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, जैव उर्वरकों के प्रकार। तो जैव उर्वरकों के प्रकार कौन को होते हैं? जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फास्फोरस घुलाने वाले जो होते हैं, उनको प्रयोग किए जाते हैं। वो पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले, और कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर। तो चारों हम देखेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है? नाइट्रोजन, इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखिए, पहले एक बात आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन आप देखते होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे इन्वायरमेंट में इतना ज्यादा नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, पौधे डायरेक्ट उससे क्यों नहीं लेते? देखिए, उसके पीछे रीजन है। पौधे हमेशा नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं लेते, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। देखिए, अब देखिए, जब हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन मौजूद रहता है, तो क्या होता है, ये कैसे मिट्टी में पहुंचता है? हमेशा आप सुने होंगे, मिट्टी से पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं। ठीक है, तो मिट्टी में कैसे पहुंचता है, इसके पीछे एक रीजन है। जब आप देखे होंगे, लाइटिंग होती है। लाइटिंग क्या होती है? जब चमकता है, बादल जब चमकते हैं, तो उस समय जब बादल चमकते हैं, तो जो नाइट्रोजन होता है वो किसके साथ मिल जाता है? ऑक्सीजन के साथ मिलता है। जो नाइट्रोजन होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। और वही जब बारिश होती है, जब चमक के साथ, गरज के साथ बारिश नहीं होता है, पहले आप देखते होंगे चमकता है, तो उसके 15 सेकंड बाद क्या होता है, वो गरजता है। तो पहले चमकता है, फिर 15 सेकंड के अंदर ही वो गरजता है। तो पहले चमक आती है, फिर गरज आती है। ठीक है, जब इसके बाद बारिश आती है, बारिश के बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नीचे घुल के मिट्टी में चले जाते हैं। फिर वहां से पौधे क्या होते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं, ठीक है, नाइट्रेट के रूप में। अब वही जो जीवाणु कुछ होते हैं, कुछ, ठीक है, इन्हीं को क्या करते हैं, यही सबसे मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन को पौधों को देने में
सहायता करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं? दलहनी फसलें। जो दलहनी फसलें होती हैं यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है नाइट्रोजन को खेतों तक पहुँचाने में। अब देखिए इसमें कौन-कौन से होते हैं यही इतना याद रख लेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा है? राइज़ोबियम। अभी देखिए यहीं से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। राइज़ोबियम, एज़ोटोबैक्टर याद रखिएगा, एज़ोस्पाइरलम, एज़ोस्पाइरलम, एनाबीना, नील हरित शैवाल जो धान में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, और एज़ोला। ठीक है, इतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा। याद करिए, फिर से याद करिए, राइजोबियम है, एजोटोवेक्टर और एजोस्पाइलम, तीनों ए से पढ़ रहा है, 4 पढ़ रहा है, ठीक है? मतलब सभी ए ही से पढ़ता है। एनाबीना याद रखिएगा, और नील हरित शैवाल याद रखिएगा, और एजोला याद रखिएगा। ये सब याद रख लीजिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु। तो याद रखिए राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, स्पाइरलम, एनाबीना, नील हरित शैवाल और एजोला। अब देखिए फास्फोरस घुलाने वाले, तो ये कौन है? बेसिलस स्यूडोमोनास। बहुत बार पूछा जाता है फास्फोरस घुलाने वाले कौन से हैं? बेसिलस है और स्यूडोमोनास है, स्पार्जिलस है और वेस्कुलर आर्बुकुलर माइकोराइजा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। बैसिलस, स्यूडोमोनास, स्पार्जिलस, वेस्कुलर आर्बुकुलर माइकोराइजा। ठीक है, तो ये फास्फोरस घुलाने वाला है। अब देखिए एक्सीलरेटर करने वाले, मतलब जो पौधे होते हैं उनको बढ़ाने में, ठीक है, मतलब तेजी से बढ़ाने में कौन सा? तो सेल्यूलोलिक होता है, लिग्नोलिटिक होता है। तो लिग्नोलिटिक होता है और सेल्यूलोटिक होता है, ये भी दोनों याद रखेंगे। ठीक है। अब देखिए पौधों के वृद्धि को प्रोत्साहन देने में, कि आप वृद्ध पौधे ज्यादा वृद्धि करें, तो राइजोबैक्टीरिया और स्यूडोमोनास। कौन है? राइजोबैक्टीरिया, स्यूडोमोनास पौधों की वृद्धि में सहायता करने वाले। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आपको याद हो जाएगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, अगर कुछ ना याद कर पाए तो ये तो जरूर याद रखिए, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, स्पाइलम, एनाबीना, नील हरित शैवाल, एजोला। इतना ही याद रख लीजिए, आपको आ जाएगा वहां पे क्वेश्चन। अब अल्फा अल्फा के बारे में थोड़ा सा हम ये देखते हैं। जो अल्फा अल्फा होता है एक फलीदार पौधा होता है। कौन सा? अल्फा अल्फा एक फलीदार पौधा होता है जो जैव उर्वरता में प्रयोग नहीं होता, क्योंकि आपके पीसीएस में, आईएएस में यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो अल्फा अल्फा होता है वो जैव उर्वरकता के रूप में प्रयोग होता है। नहीं, ये एक फलीदार पौधा होता है, ये जैव उर्वरता के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। याद रखेंगे, ये जैव उर्वरता के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, ये एक फलीदार पौधा। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा यही है कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्लीज जो लोग नए होंगे उनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब लिखने में, इस फिगर को लगाने में हमको थोड़ा सा समय लगता है। कम से कम आप 100 ही लाइक कर दिया करिए, टारगेट बनाया करिए कि 100 ही लाइक कर देंगे। ठीक है, तब भी हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। आप 100 भी लाइक नहीं करते, ठीक है, और मैं आपके लिए डेली वीडियो लाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पशुओं में दुग्ध उत्पादन की वृद्धि करने के लिए दैनिक आहार के साथ एजोला का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? एजोला का प्रयोग किया जाता है। क्या इसमें क्या होता है, जो गाय होती हैं, जो भैंस होते हैं, हमारे यहाँ तो कम, बाहर ज्यादा ये किया जाता है। क्या होता है, जब एजोला का प्रयोग कर दिया जाता है तो गाय और भैंसों में 20 से 30% मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। पशुओं में दुग्ध उत्पादन की वृद्धि के लिए दैनिक आहार के साथ एजोला का प्रयोग किया जाता है। आरएस 2016 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। अब देखते हैं जो मुख्य दलहनी फसलें होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती हैं, उसमें चना, मटर, सेम, अरहर ये होती हैं। कौन सी होती हैं? चना, मटर, सेम, अरहर। आप देखते होंगे, देखिए कभी भी यहाँ पर, जैसे आप, जैसे खेती से, कुछ लोग अगर खेती से नहीं बिलोंग करते होंगे तो उनको बता दे रहा हूँ। जैसे मैं भी एक, मतलब पिताजी, दादाजी खेती ही करते थे, हमारे भी अभी भी करते हैं, तो वो जानते हैं क्या होता है। जैसे गेहूं कटता है जब, तो गेहूं कटने के बाद जो होता है वो क्या बोल दिया जाता है, वो मतलब ये क्या करता, उड़द बो दिया जाता है। ठीक है, तो उड़द जब बो दिया जाता है, उड़द क्यों बोया, पहले हमको भी नहीं पता था कि ये दादाजी, पापा जी ये उड़द क्यों बोते हैं गेहूं कटने के बाद। उसका रीजन होता है, उसका रीजन ये होता है, क्यों? क्योंकि वो दलहनी वो फसल आ जाती है, वो नाइट्रोजन को अच्छा, मतलब फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार होती है और खेत को अच्छा बना देते हैं। ठीक, अब हमको पता चला कि अच्छा यही कॉन्सेप्ट होता है सभी। तो ऐसा समझ जाइए, जो हमारे पूर्वज थे वो हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे, उनको पता था, ठीक है, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, कैसे मतलब खेतों की पैदावार में वृद्धि की जा सकती है। तो हमेशा कभी भी, जैसे अगर कभी नहीं बो पा रहे हैं ये चना उना, तो 2-3 साल में जरूर बैठा दिया करिए,
उसी खेत में, ताकि उसका नाइट्रोजन अच्छा हो जाए। अब तो बाहर से भी लोग डाल देते हैं, लेकिन क्या होता है, जो इसका नाइट्रोजन होता है फिक्सेशन के तहत नेचुरल है, वो अलग होता है, ठीक है। अलग क्या होता है, वो उसमें ज्यादा मतलब अब आपके जीवाणु भी नहीं मरते, मतलब जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो भी नहीं मरते, और नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाती है, ठीक है। तो दलहनी फसलें बहुत हैं। ये किसका है, ये आपको दिख रहा होगा, जो लोग जानते होंगे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये किसका पौधा है, मैं बताऊंगा नहीं, इससे आपको पता चलेगा आप कितनी मतलब कितना जानते हैं थोड़ा सा खेती वेती के बारे में, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये किसका पौधा हो सकता है। मुझे पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है, आपको बताना होगा। अब देखते हैं यहाँ पर जो फसल है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु, और ये फसल है और ये जीवाणु है। अब देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोयाबीन में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु हों वो कौन से जीवाणु हैं। तो सोयाबीन में कौन सा है, राइजोबियम जैपोनिकम है। अभी क्वेश्चन हम दिखाएंगे तो आपको कहेंगे अच्छा हाँ यही क्वेश्चन है। तो सोयाबीन में कौन सा पाया जाता है, राइजोबियम जैपोनिकम पाया जाता है। कलोवर, तिन पतिया घास, तिन पतिया घास कहाँ आया था, आईएएस में आया था। आईएएस वाले शुद्ध हिंदी दे देते हैं, वहां पे आया था तीन पतिया घास। अब किसी को पता ही नहीं होगा, तीन पतिया घास क्लोवर, उसको क्लोवर बोलते हैं। राइजोबियम ट्राइफोली इसमें पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम ट्राइफोली जीवाणु पाया जाता है। लुरसन की गांठ, लुरसन की गांठ में राइजोबियम मेली लोती पाया जाता है। तो लुरसन की गांठ में राइजोबियम मेली लोती पाया जाता है। जलीय फर्न कौन सा होता है, एनाबोला एजोली, ये जलीय फर्न होता है। तो एजोला कई बार पूछा जाता है, एजोला क्या है, एक एक्वाटिक फर्न है, ठीक है, एक्वाटिक फर्न है, जलीय फर्न है एजोला। मुनेरा माइक्रोफाइला क्या है, नो स्टॉक मिस्कोरम, नो स्टॉक मस्कोरम क्या है, गुन्नेरा, गुन्नेरा माइक्रोफाइला। तो गुन्नेरा माइक्रोफाइला क्या है, नो स्टॉक मास्कोरम, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन लेगुमिनेसी या फेबेसी कुल के पौधे जैसे अल्फा अल्फा सोयाबीन आदि की मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। तो अल्फा अल्फा सोयाबीन, ये जो लेग हीमोग्लोबिन लेगुमिनेसी होती है, अभी ऐसे कोई पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, मैं देखा था, ठीक है, लोक सेवा आयोग के द्वारा ही लिया गया था। चाहे वो मतलब लोक सेवा आयोग के द्वारा ही ये पेपर में आया हुआ था अभी रिसेंट में। लेग ह्यूमोग्लोसिस या फेबसी कुल के पौधे में क्या मतलब यहाँ कौन से होते हैं, तो अल्फा अल्फा सोयाबीन आदि की मूल ग्रंथियों में पाया जाता है लेग हीमोग्लोबिन लेगुमिनेसी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं नीर हरित शैवाल धान में प्रयुक्त होता है। राइजोबियम लेगुमिनस, ये मटर में, राइजोबियम लेगुमिनिसरम, ये मटर में होता है। एजोटोबैक्टर गेहूं में, एजोटोबैक्टर याद रखिएगा गेहूं में, और नील हरित शैवाल ये धान में, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, एजोटोबैक्टर गेहूं में, नील हरित शैवाल। देखिए धान के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, सबसे ज्यादा धान के लिए क्या चाहिए, पानी। जहाँ पानी नहीं मांगा धान नहीं है, ठीक है। तो धान पानी क्या होता है, नीला, नीला समुद्र, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, नीला क्या पानी कैसा होता है, नीला ही होता है ना। तो एजोटोबैक्टर गेहूं, नील हरित शैवाल धान, ऐसे याद रखिएगा। और लेगुमिनेस मटर याद रखिएगा, मटर बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए जो सहचर का भूमिका निभाते हैं वो आपका क्या होते हैं, ये नील हरित शैवाल और एजोटो, जिसको एक्वोटिक फर्न बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए जो नील हरित शैवाल है इसको देखते हैं क्या, एजोला का सहचर होता है। नील हरित शैवाल क्या होता है, एजोला का सहचर होता है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये एजोला है, ठीक। अब देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, साइनोबैक्टीरिया इसका नाम होता है। नील हरित शैवाल का अन्य नाम क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया, कहीं कहीं दिया रहे तो वह भी याद रखेगा। ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं। नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं, याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं। अगर हम पूछे तो ये जलीय एक्वोटिक फर्म एजोला के बारे में, ये तो दुधारू पशुओं को खिलाने पर दुग्ध की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। एक्वोटिक फर्न होते हैं ये। अब ये क्या है, पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर साइनोबैक्टीरिया एनाबीना एजोली, ठीक है। तो जो ये यहाँ पर पूछा गया RO 2016 में क्वेश्चन कि पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर क्या साइनोबैक्टीरिया एनाबीना एजोला होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। तो याद रखेंगे पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर साइनोबैक्टीरिया एनाबीना एजोला होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। याद रखेंगे RO 2016
2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति होती है मुख्यतः यूरिया, नील हरित शैवाल, एजोरा आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो धान के खेत में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, यूरिया डाला जाता है, नाइट्रोजन नील हरित शैवाल, एजोला, ये सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इतना ही आपको थ्योरी पढ़ना है, इसी थ्योरी से अभी देखिए कितना क्वेश्चन आप कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन उपयोग का जैव उर्वरता के रूप में प्रयोग किया जाता है? अभी हमने क्या बताया, अल्फा अल्फा एक क्या है, ये फलीदार पौधा है, ये जैव उर्वरता के लिए, बायो फर्टिलाइजर के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। तो अल्फा अल्फा हटा दीजिए, एजोला हो गया और नील हरित शैवाल हो गया। 3 हटा दीजिए, 1 2 यहाँ वो एजोला तो नील किया जाता है, नील हरित शैवाल भी किया जाता है, तो 1 2 आंसर हो जाएगा। अभी हमने यहाँ क्या बताया था, सिर्फ आप इतना ही याद करेंगे, इतने में ही आपका कई क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, स्पाइरुलिनम, एनाबीना, नील हरित शैवाल, एजोला नाइट्रोजन स्थिति फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया IAS 1994 का क्वेश्चन, कितना आराम से आप कर दिए। अब देखिए कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, तो वो कौन, राइजोबियम होता है, एजोला होता है, नील हरित शैवाल होता है, सभी होता है, तो डी वाला लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि सभी होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा क्या, सभी होता है। अब देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव कौन सा नहीं है? अब बताइए नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण वाले है, कौन सा जीव नहीं है? तो अभी हमने क्या बताया था, तो क्या है यहाँ पर, माइकोराइजा। अभी हमने पढ़ा नो स्टॉक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर। ठीक है, ये सब क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु है। ठीक है, तो ये अब माइकोराइजा नहीं है। अब यहाँ पे निम्नलिखित कौन जैव उर्वरक का स्रोत है? अब देखिए यूपीपीसीएस में आया है, मेंस में आया है, तो जैव उर्वरक का स्रोत कौन सा है? अभी हमने क्या बताया, एजोला। हमने कहा वही सिर्फ पढ़ लीजिए, सब कुछ आया। अभी देखिए वही 3 4 लाइन से आया है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर कौन जैव उर्वरक है, तो कौन जैव उर्वरक है, एजोला जैव उर्वरक है। बस बस कितना देखिए सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, नील हरित शैवाल जैव उर्वरक है, क्रायो सोपा माहो नियंत्रण है, बायो 902 सरसों का कायलोन है, एजोटोबैक्टर कह रहे हैं कीटनाशी है। देखिए एजोटोबैक्टर कीटनाशी नहीं है, एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक है। ठीक है, अभी हमने क्या बताया, एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक है। तो कहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, तो कौन सा है, भूरा शैवाल नहीं, लाल शैवाल नहीं, हरा शैवाल, नीला हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एलगी। ठीक है, जिसको बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर, धान के खेत में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन हुआ है। नील हरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। ठीक है, तो नील हरित शैवाल का अभी हमने क्या बताया है, नील हरित शैवाल किससे, नीला मतलब क्या होता है, पानी होता है, पानी सबसे ज्यादा कहाँ लगता है, तो धान में लगता है। बस याद रख लीजिए ऐसे ही। तो कहाँ पर, यहाँ पर धान लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे धान। अब देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नील हरित शैवाल धान में सही है, राइजोबियम लेगुमिनेसी सेरम मटर में याद रखेंगे, एजोटोबैक्टर याद रखेंगे गेहूं में, एजोला याद रखेंगे, एजोला मक्के में नहीं होता। ठीक है, तो मक्के में एजोला मक्के की फसल में नहीं प्रयुक्त होता है, याद रखेंगे। तो ये एक जलीय फर्ण होता है, एजोला धान के पौधों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो एजोला कहाँ पर, मक्के में नहीं लगाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसके साथ मिलाने पर एजोला अच्छा उर्वरक होता है? तो एजोला किसके साथ मिलाने पर अच्छा उर्वरक, तो नील हरित शैवाल, इसी का साचर होता है, याद रखिएगा। ये इसी एजोला के साथ मिलाने पर नील हरित शैवाल को, ये बहुत ही अच्छा उर्वरक काम करता है, जो धान के खेतों में के लिए प्रयोग होता है। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका सहचारी होता है। तो नील एजोला देखिए, नील हरित शैवाल देखिए। ठीक है, एक ही साथ दोनों रखिए। ठीक है, एजोला एक है, एजोला एक क्या है, जलीय एल्गी नहीं है, ये सब नहीं है, जलीय फर्ण है। देखिए हर क्वेश्चन कितने आराम से आप कर ले रहे हैं। अब देखिए जलीय फर्ण जिसे ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो क्या है, तो जलीय फर्ण क्या है, कोटिक फर्ण क्या है, ये एजोला है। बस अब देखिए आर ओ 2014 का क्वेश्चन आप कैसे करें, कितना सिंपल तरीके से कर रहे हैं, तो प्लीज शेयर लाइक सब्सक्राइब आप करिएगा। ठीक है,
कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो कौन सा सब्जीव जैव, तो साइनोबैक्टीरिया, जिसको क्या कहते हैं, नील हरे शैवाल। अभी यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसीलिए मैं कहता हूँ इस थ्योरी को जरूर पढ़िएगा। साइनोबैक्टीरिया, जिसको नील हरी शैवाल कहते हैं, ये क्या होता है, जैव उर्वरक के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लेगुमिनस, मटर के पौधे में, ठीक है, तो ये यहाँ पर हारो यारो 2016 में क्वेश्चन आया है और पीसीएस मेंस 2012 में क्वेश्चन आया है ये। अब देखिए कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है। पहला कह रहा है इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है, कंपोस्ट मतलब गड्ढे में होता है, एकदम सही है। इसमें कार्बनिक पदार्थ पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में होता है, एकदम सही है। कारण गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों को निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए धीमा कर देते हैं, ये तो गलत ही है। केचुए हमेशा उसको फास्ट करते हैं, इसलिए केचुओं को डाला जाता है, ठीक है, कीटों को डाला जाता है ताकि वो इसको वो कंपोस्ट का जो निम्नीकरण करे उसमें तोड़ने का काम तेजी से करें, ठीक है, तो केचुआ होते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा वाला गलत है। चौथा क्या है, निम्न में से निम्नलिखित होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मल मूत्र गोबर सब्जियों का अपशिष्ट ये सब होता है। हाँ, जो जैव उर्वरक होता है यही सब होता है। अब यहाँ पर देखिए फसलों उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता में वृद्धि की जाती है। नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन होता है कि उसमें वृद्धि की जाती है किसके द्वारा, उर्वरक की बार बार मात्रा का प्रयोग करके, नाइट्रोजन अवरोधक का प्रयोग करके, नाइट्रोजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों का प्रयोग करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए कौन सा आपका सही है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी के द्वारा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा सभी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधों की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, तो किसका, तो वो दालों के साथ, ठीक है, सबसे ज्यादा अच्छा दालों के साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण दालों की, चाहे वो अरहर हो मटर हो, ठीक है, किसी के साथ। यहाँ पे क्या कर रहा है, नाइट्रोजन यौगिकरण उत्पादक है, तो नाइट्रोजन यौगिकरण उत्पादक कौन सा है। यहाँ पर देखिए अभी हमने क्या नहीं पढ़ाया, अभी हमने क्या नहीं पढ़ाया, पालक के बारे में हमने बात ही नहीं किया। जहाँ पालक है उसको हटा ही दीजिए, यहाँ पालक है, यहाँ पालक है, यहाँ हटा, बचा कौन सा, ये। अब कौन कौन सा है, देखिए तिपतिया घास अभी हमने बताया था, आईएएस में आया है ये, क्लोवर, ठीक है, इसका जीवाणु भी बताया था। चना दलहनी फसलें हैं, अल्फा अल्फा एक फलीदार पौधा है, इसमें भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो 1 3 4, ठीक, यही तीनों में, चौलाई तो बताए ही नहीं थे, ये कुल्फा बताए ही नहीं थे, 1 3 4 ये ही सही होगा। तो 1 3 4 पहला वाला सही होगा, ठीक है। ये आईएएस 2022 का क्वेश्चन है, देखिए कितने आराम से कर दिए, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करिए ताकि आपको क्या हो, आराम से कर सके, ठीक है। पहले थ्योरी पढ़िए, इसके बाद क्वेश्चन जरूर करिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा, चना है, सेम भी है, धान मटर भी है, क्योंकि ये दलहनी फसलें हैं, लेकिन धान नहीं है। धान के लिए क्या चाहिए, नीला हरे शैवाल चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए सोयाबीन में नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन है, सोयाबीन में। अभी हमने क्या बताया था, सोयाबीन के लिए राइजोबियम जैपोनिकम, अभी हमने बताया था 2006 में आया ही भी था क्वेश्चन, तो राइजोबियम जैपोनिकम एक बार मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ पे ये, यहाँ पे देखिए राइजोबियम जैपोनिकम सोयाबीन में, ठीक है, तो ये दो, जैपोनिकम याद रखिएगा, जैपोनिकम कहाँ पर, सोयाबीन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहाँ गया ये, ठीक। अब देखिए यहाँ पर किस जंतु के भूमि को कृषक का मतलब जोतने वाला कहा जाता है, तो कौन सा होता है, वो केचुआ ही होता है, ये तो सिंपल ही है। उत्तराखंड पीछे 2021 में आया है, ठीक है, जंतु को भूमि का कृषक। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो मतलब ज्यादा टॉपिक बड़ा नहीं था, ये छोटा सी टॉपिक है। ये अब इसके बाद आपका ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी, चाहे वो हड्डियों से बात हो, चाहे पाचन तंत्र से बात हो, श्वसन तंत्र से, ये सब आप आएगा, ठीक है। तो आपका अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, वहां से हर बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सब टॉपिक को मिस मत करिएगा, ठीक है। सब कुछ मैं आपको करवा दूंगा और आप देखेंगे सब कुछ आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। प्लीज शेयर सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।